मेक योर ओन नोट्स। तो आपके नोट्स में ये 4-5-6 चीज़ें कवर ज़रूर होनी चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डिजास्टर। द सिलेबस इज लिमिटेड एंड बाय लिमिटेड आई मीन कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वाई आई टेल यू, क्योंकि इस सब्जेक्ट के नोट्स को आप आराम से 40-50 पेजेस में समराइज कर सकते हो। पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया दैट एम एट टैकलिंग फ्लड्स, ये वाला जो पोर्शन होता है ना डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर साल का पीवाईक्यू, स्टार्ट विद द मोस्ट रीसेंट वन एंड देन गो बैक 10 years का आप पीवाईक्यू देखिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि लास्ट 10 साल में किस डिजास्टर के ऊपर कमीशन का फोकस सबसे ज्यादा रहा है और क्यों रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे we will be discussing the topic of disaster management under our GS3 topic, and again we will do the same thing which we have been doing for the past few classes. हम पहले समझेंगे कि disaster management में questions आते कैसे हैं, उसके बाद we will see some of the PYQs related to the topics of disaster management. We'll see कि हम इस various type के disaster management के questions को हम answer कैसे करेंगे and what different things we can do so as to we can make sure that we score better than our competitors in this exam. And last में there will be one question as your assignment which you will be doing it yourself. Okay, so before we begin with this topic, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो आपको इंडिया के जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट से या इंडिया का जोग्राफिकल पोजीशनिंग आप बोल लीजिए, उसके हिसाब से जो भी डिज़ास्टर हमारी कंट्री को फेस करना पड़ता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली, कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल नहीं होते, मैन मेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्पीड है ना, सो इसके बारे में भी हमें नॉलेज रखना है कि व्हाट आर दोज नॉन और यू कैन से दोज डिजास्टर्स विच आर मैन मेड, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनमें से ऐसे कौन से डिजास्टर्स हैं जो इंडिया में हो चुके हैं एंड व्हाट आर दोज इंसिडेंट्स, व्हाट आर दोज रीजन्स जहाँ पे हो रहे हैं। इन सब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ अ फेयरली ईजी टॉपिक टू स्कोर वेल इन। वाई? बिकॉज ऐसा है कि द सिलेबस इज़ लिमिटेड एंड बाय लिमिटेड आई मीन कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वाई आई टेल यू, क्योंकि इस सब्जेक्ट के नोट्स को आप आराम से 40-50 पेजेस में समराइज कर सकते हो with everything that you need for this exam. Of course there will be some value additions बीच में which you will have to do because you have to keep updating your material, but disaster management के साथ एक advantage ये है कि the disasters जो हो सकते हैं वो limited हैं। There is no infinite number of disasters, है ना। अभी के टाइम पे हमें मालूम है कि क्या क्या डिजास्टर्स हैं। हो सकता है 2 डिजास्टर का कॉम्बिनेशन ज़रूर हो जाए, बट देर आर लिमिटेड डिजास्टर्स एंड उनको ही हमें अच्छे से पढ़ना है। वो क्या होते हैं, वो क्यों ऑकर करते हैं, उनको उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर अनअवॉइडेबल है तो डिज़ास्टर होने के बाद उसमें रिहैबिलिटेशन में हमें कैसे काम करना है। दीज आर द थिंग्स। उसके अलावा आपका एक NDMA एक्ट है, उसका आपको एक समरी जानना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देर आर इंस्ट्रक्शंस wherein they tell you how do you go about preventing mitigating disasters। तो NDMA एक्ट हमें पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा अभी हम देखेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क एंड ह्योगो फ्रेमवर्क के बारे में भी हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जो भी होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, they hold importance and there have been questions which have been asked on them, तो इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा we have to keep updating ourselves with the recent disasters that have been taking place in and around our country and also in the world somewhere। For example, जैसे
अभी के टाइम पे एयरलाइन डिजास्टर इज समथिंग विच आई फील इज रियली इज देयर इन द न्यूज़. इट हैज़ अनफॉर्चुनेटली हैपेंड इन आवर ओन कंट्री. इसके अलावा लास्ट ईयर जनवरी में भी, दिसंबर में भी देयर हैव बीन एयर एक्सीडेंट्स विच टुक प्लेस इन अदर कंट्रीज. सो थोड़ा सा एयरलाइन डिजास्टर पे फोकस हो जाता है. आई एम नॉट टेलिंग दैट कि इस पे क्वेश्चन 100% आएगा, बट चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन आने के, वेयर इन यू विल बी आस्क्ड कि क्यों हो रहे हैं, या व्हाट आर द थिंग्स दैट कुड बी डन टू मेक श्योर टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स, है ना. सो we'll go about the questions and we'll see कि questions कैसे आ रहे हैं. एंड बीच बीच में I'll also keep telling you कि कितना आपको अपने नोट्स में, या अगर आप हाउ मच कंटेंट यू एक्चुअली नीड टू रिमेंबर वाइल यू आर स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. रिमेंबर कि ये एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, so don't miss out on the questions of disaster management that they ask you. Okay, so we will start with our first question, that is what is disaster resilience, how is it determined, describe various elements of a resilience framework, also mention the global targets of the Sendai framework for disaster risk reduction 2015 to 2030. So now अब इसमें क्या है कि आपका जो पहला, दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स डालने होंगे रीसेंट इवेंट से, बट द मेजर कंटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय योर स्टैटिक पोर्शन. अब अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स यू विल फाइंड थिंग्स लाइक डिजास्टर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड ए हैजार्ड. उसके अलावा आप डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है, डिजास्टर रिडक्शन कैसे करते हैं, व्हाट आर द 5 स्टेप्स, व्हाट हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक्ड अबाउट प्रिवेंटिंग डिजास्टर्स, देयर आर 10 पॉइंट एजेंडा दैट ही हैज गिवन. ये सारी चीज़ें ना आप याद रखिए, ऐसे भी याद रखिए, मेक इट अपने नोट्स में, पुट दिस थिंग्स इन योर नोट्स एंड रिमेंबर देम. सो इफ वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पूछ रहे हैं व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, और ये आपको इसका डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए. वाई? बिकॉज देयर इज अ ह्यूगो फ्रेमवर्क. नाउ ये आपको अलग से भी इसके बारे में आपको अपने नोट्स में मेंशन करना होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क एंड सेंडाई फ्रेमवर्क. यू कैन सी कि क्वेश्चंस डायरेक्ट सेंडाई फ्रेमवर्क पे पूछ दिया है, तो गोज टू से कि इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. तो आप ऐसे भी पढ़ोगे तो ऑफकोर्स जब आप ये पढ़ोगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के अंडर डिजास्टर रेजिलियंस की एक डेफिनेशन दी हुई है. एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? इट इज़ दैट इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, कम्युनिटी और सोशल और सोसाइटी पोटेंशियली एक्सपोज टू हैजार्ड्स to adapt by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level of functioning and structure. ठीक है. नाउ अगेन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर आप एग्जैक्टली इफ यू कांट रिमेंबर वर्ड बाय वर्ड, तो डोंट पुट इट इन कोट्स, जस्ट गिव द जिस्ट ऑफ व्हाट ह्यूगो फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट डिजास्टर रेजिलियंस. ठीक है. नाउ अब डिटर्मिनेशन कैसे होता है, how is it determined, how do you determine if your country or if your state has disaster resilience? तो पहला है कि हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं यूजिंग इंडिकेटर्स लाइक डिजास्टर रेजिलियंस इंडेक्स और बेसलाइन रेजिलियंट इंडिकेटर्स फॉर कम्युनिटीज. ठीक है. देन हम क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस करते हैं कि बाय कंटिन्यूअस शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, इनोवेशंस. देन देयर इज रिस्क मैपिंग एंड देन देयर इज कैपेसिटी एनालिसिस कि कितना कैपेसिटी है, इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ड्यू इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे आपके एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम, ये सारी चीज़ें हो गई. सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन डिजास्टर रेजिलियंस. 4 पॉइंट्स हैं. यू विल अगेन व्हेन यू विल रीड योर मटेरियल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यू विल फाइंड देम कि डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है, उसका डिटर्मिनेशन क्या होता है. बिल्कुल आपके स्टैटिक पोर्शन के ये नोट्स हैं, स्टैटिक पोर्शन से एकदम डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ अगर हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ें, जहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क बताना है, तो इसमें क्या क्या हो जाता है. इसमें नाउ सी, दिस इज अ रेजिलियंस फ्रेमवर्क का डायग्राम. कोई भी
रेजिलियंस फ्रेमवर्क के आपका एक साइकिल है जिसमें वो चलता है, वेयर मिटिगेशन, रेडीनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्लेज अ मेजर रोल एंड दिस गोज, ये एक साइकिल है, इस साइकिल के थ्रू हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी मेक श्योर दैट वेरियस एलिमेंट्स क्या है रेजिलियंस फ्रेमवर्क के? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट हमें पता होना चाहिए, देन देयर इज प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, देन देयर इज प्रिपेयर्डनेस एंड देन देयर इज रिस्पॉन्स, फिर रिकवरी है, एडेप्टेशन एंड लर्निंग है, रिस्क गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। सो इफ यू सी दिस, ये हमारा हो गया वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क। ये अगेन सारी चीज़ें ये आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, यू विल फाइंड देम इन योर स्मैश मेंस का नोट्स, ये आपको सब मिल जाएगा बिल्कुल वहाँ पे। जस्ट मेमोराइज इट, रिमेंबर इट, मल्टीपल टाइम्स इसका रिविजन करिए। यू सी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा रिसेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, इट इज़ जस्ट आपका एग्जाम्पल्स जो है वो भी आपके स्टैटिक पोर्शंस में से आ रहा है, इफ यू कुड सी हियर, है ना, और एक दो रिसेंट इवेंट इफ यू कैन रिमेंबर दैट यू कैन पुट दैट अप, ओके। नाउ व्हाट आर द ग्लोबल टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? अब ये ऐसा है कि आपको सेंडाई फ्रेमवर्क अलग से पढ़ना है, उसका ग्लोबल टारगेट्स भी पढ़ना है, और थोड़ा सा और आपको सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एज टू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेंडाई फ्रेमवर्क, कब साइन हुआ था, किस कंट्री में साइन हुआ था, क्या उसका एम था और क्या उसके टारगेट, एंड समवेयर डाउन द लाइन यू ऑल्सो हैव टू सी कि उस पर कितना काम हुआ है। इफ ग्लोबली शायद देखना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बट एटलीस्ट हम अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि किस हद तक हमने सेंडाई फ्रेमवर्क को पूरा किया है, उसके ग्लोबल टारगेट्स को इंडिया ने कहाँ तक अचीव किया है, ठीक है। सो ग्लोबल टारगेट्स क्या क्या है सेंडाई फ्रेमवर्क का, विल सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका that you have to substantially reduce global disaster mortality by 2030, ठीक है। उसके बाद दूसरा है substantially reduce the number of affected people globally by 2030। of course यहाँ पे हमारा टारगेट ईयर 2030 है, तो उसके हिसाब से things have been mentioned, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस हमें रिड्यूस करना है, डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कम करना है। देन वी हैव टू सब्सटैंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज। हर कंट्री को इन्वॉल्व करना है सो दैट दे हैव देयर ओन रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज। अच्छा, हर कंट्री का क्योंकि जोग्राफी अलग है, हर कंट्री अलग अलग डिजास्टर्स से अफेक्ट होती है, कुछ के सेम हैं कुछ के अलग हैं, एंड तो इसीलिए सबका डिजास्टर मैनेज करने का तरीका भी अलग है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्ट्रैटेजीज को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है ना। And then of course it will be talking about international cooperation with developing countries। क्यों developing countries are those उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, the least developing countries and the developing countries they bear the brunt of disaster सबसे ज़्यादा, क्योंकि they don't have that kind of finances in their hand at कि तुरंत डिज़ास्टर हुआ एंड उसको तुरंत रिसोर्सेज लगा के एंड तुरंत हर चीज़ को ओवरकम किया जा सके, है ना। सो देयर शुड बी सपोर्ट, एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज। एंड देन what substantially increase the availability and access to multi-hazard early warning systems and disaster risk information and assessment to people. So these are the 7 global targets of Sendai framework for disaster risk reduction. अब ये आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए अगेन, ठीक है। एंड देन आप अपना कंक्लूजन लिखिए, where you can talk about CDRI, which is the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and complement the Sendai framework vision by emphasizing the need to design and maintain infrastructure systems that can withstand extreme events like floods, earthquake and cyclones. ऐसे भी लिख सकते हो। if there is any other conclusion you feel, again जैसे नेशनल सिक्योरिटी में हमने किया था ना, वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम 2-3
एक दो इंट्रोडक्शन और एक दो कंक्लूजन हर टॉपिक के अंडर पहले से बना के रखेंगे, स्पेशली अगर स्पेसिफिकली किसी डिजास्टर को लेके क्वेश्चन है। तो अर्थक्वेक पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपका इंट्रो और कंक्लूजन आपके पास रेडी होना चाहिए। सुनामी पे आता है तो इन द सेम वे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपके पास अगेन रेडी होना चाहिए। तो कंक्लूजन अगेन एक समरी होनी चाहिए आपके ऊपर के बॉडी की, एंड यू कैन कंक्लूड इट इन दिस वे, और इफ यू थिंक कि देयर इज सम अदर वे हाईलाइटिंग सम काइंड ऑफ recent event where the use of disaster resilience has been made, you can also do that. Okay, now moving ahead to our second question. Flooding in urban areas is an emerging climate induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last 2 decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such flood. 15 marker question. Now, urban flooding is something जो unfortunately हम हर साल अपने कंट्री में मॉनसून के टाइम पे देख रहे होते हैं। कभी some years back it was Kerala floods, then few years back it was Tamil Nadu floods, then कुछ 1-2 साल पहले it was Delhi flood, दिल्ली में हो गया था, यमुना ओवरफ्लो हो रही थी। then urban flooding के वजह से there have been unfortunate incidents that take place, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। first of all, so if you अगर आप ये मैप देखिए, ठीक है, सो व्हाट इज दिस मैप टेलिंग? मैप क्या बता रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर फ्लडिंग इवेंट्स दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस 2005 से 2016 के बीच में, एंड देन इट इज टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन के वजह से जो वाटर बॉडीज का लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज यहाँ सिटी वाइज मैंशनड है। सो इसमें से आप ऑफकोर्स ये नहीं है कि आपको इसमें से सारा मेमोराइज कर लेना है, बट इसमें से इफ यू नो 4-5 सिटीज़ का भी आप अगर याद रख लीजिए मैप बना के, अगेन इस चीज़ को मैप पे दिखाइएगा तो इट विल डू यू मोर गुड। सो कुछ 5-6 सिटीज़ का अगर आप डेटा याद रख लीजिए, यू कैन ऑलवेज पुट दिस अंडर योर अर्बन फ्लडिंग वाला टॉपिक। नाउ, तो अर्बन फ्लडिंग है क्या? अर्बन फ्लडिंग है क्या? इट रेफर्स टू द इनंडेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ओवरफ्लोइंग रिवर्स, पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स और अदर वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स। ओके, द क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग ओवर 64% of Indian sub-districts witnessing more heavy rainfall days in the last decade. आप इसका इंट्रो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, और एक और तरीका है जो हम GS3 में यूजुअली करते हैं, दैट इज recent events. Okay, you can talk about any recent event जिसके वजह से flooding in urban areas हुआ है and there either have been loss of life or there has been a loss of lot of property. ठीक है, now अब किसी भी डिजास्टर में अगर आपसे कॉजेस पूछ रहा है तो ऑलवेज मेक अ हैबिट कि कॉजेस को थोड़ा सा होलिस्टिकली सोचिए। एंड बाय होलिस्टिकली सोचने का मतलब है कि जैसे आप डिजास्टर को दो तरह से सोचते हैं कि वी थिंक अबाउट द नेचुरल डिजास्टर्स एंड देन वी थिंक अबाउट द मैन मेड डिजास्टर्स, कॉजेस को भी उस तरह से सोचिए कि नेचुरल कॉजेस किसी भी डिजास्टर का क्या हो सकता है एंड मैन मेड कॉजेस किसी भी डिजास्टर का क्या हो सकता है। यू कैन ऑलवेज राइट कॉजेज हेडिंग डाल के नीचे में आप लिख दो, वो आप करोगे, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट बहुत क्लीन नहीं आता आंसर, सिस्टमेटिक नहीं लगता आंसर, है ना। बट अगर आप कॉजेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो जहां आप उनको बताओ कि नेचुरल कॉजेज भी है जिसपे ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, बट मैन मेड कॉजेज भी है जिसको हम सुधार सकते हैं, तो आपका आंसर ज़्यादा बेटर होगा। सो कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि नेचुरल कॉजेज क्या क्या हो सकता है। व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज? नेचुरल कॉजेज could be the natural meteorological phenomena जैसे साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट, है ना। एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई रीसेंट साइक्लोन अगर हुआ हो, कोई रीसेंट क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ हो, केदारनाथ में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, है ना, उसके वजह से वो भी आप दे सकते हो एग्जाम्पल। देन देयर इज मॉनसून बर्स्ट्स हैं,
हैवी रेनफॉल होता है जिसके वजह से 2005 मुंबई का, ठीक है। उसके बाद ओके, देन देयर इज क्लाइमेट चेंज इंड्यूस सी लेवल राइज, है ना। उसके बाद मैन मेड कॉजेज या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज को अगर हम देखें, अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगेन एग्जाम्पल्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। वाई? क्योंकि आपको बताना है कि ये रिसेंटली कहाँ हो रहा है, अगर रिसेंट इवेंट नहीं भी है तो पहले कहाँ हुआ है। और ये आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप मैप का भी यूज़ कर सकते हो। आप आराम से साइड में एक मैप बनाइए अपने कंट्री का, वेयर इन यू कैन मार्क द प्लेसेस वेयर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर हैपेंड। अगर मुंबई में देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ अर्बन फ्लडिंग का एग्जाम्पल, तो मार्क मुंबई एंड देन राइट दैट अर्बन फ्लडिंग जहाँ हुआ है। अगर चेन्नई में कुछ एग्जाम्पल है तो वहाँ डाल दीजिए। मैप बना के भी आप अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हाईलाइटिंग द इंसिडेंट्स अराउंड दैट डिजास्टर दैट हैज़ टेकन प्लेस। दैट विल ऑल्सो डू गुड टू योर आंसर। नाउ सबसे पहला है कॉन्क्रीटाइजेशन, ठीक है। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लड प्लेन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू कॉज हार्म। देन आउटडेटेड एंड ओवरवेलमिंग ड्रेनेज सिस्टम, ये सब अगेन दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि पानी को बह जाने की जगह ही नहीं मिल रही है। देन थर्ड पॉइंट इज इंक्रोचमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज। Example, Bengaluru has lost 79% of its water bodies including its flood resilience. इनका एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा, और ये सारे एग्जाम्पल्स हम उठाते कहाँ से हैं? न्यूज़पेपर्स से, करंट अफेयर्स मैगजीन से। हमेशा किसी ना किसी सिटी, और यू डो नॉट हैव एक्सक्यूज अबाउट दीज थिंग्स कि ये हमें न्यूज़पेपर में नहीं मिलता है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे न्यूज़ हमेशा अच्छे पेपर्स कवर करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू पिक अप दीज काइंड्स ऑफ न्यूज़ फ्रॉम योर न्यूज़पेपर्स, ओके। देन डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस, ठीक है। फॉरेस्ट के रिमूवल और वेटलैंड के रिडक्शन के वजह से अर्बन फ्लडिंग बढ़ रहा है। देन सॉलिड वेस्ट एंड डेब्री, इसका ठीक से डिस्पोजल नहीं हो रहा है, क्लॉगिंग हो रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स अनप्लान्ड डेवलपमेंट एंड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। अब 2013 का जो केदारनाथ फ्लड्स था, या रिसेंटली जो जोशीमठ में, चलिए जोशीमठ वाला एपिसोड इज नॉट रिलेटेड टू अर्बन फ्लडिंग एज सच, बट आप समझिए कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट कहीं भी अब वी ऑल नो कि हमारा जो ये हिमालय वाला एरिया है, दिस इज़ अ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, हम सब जानते हैं। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में पहले तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, एंड अगर नहीं हो रहा है देन देयर is a disaster just waiting for you to happen, and that is also one of the reasons as to why so much urban flooding is occurring in the ecologically sensitive areas, because there is unplanned development going on, okay। अब हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स से बताना है, ठीक है, कि टू सच मेंशन द फीचर्स ऑफ टू सच मेजर फ्लड्स, जो दो सच मेजर फ्लड्स के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, ओके। सो उसमें से पहले एक तो चेन्नई फ्लड्स के बारे में बात किया गया है। आप केरला फ्लड्स भी मेंशन कर सकते हो, एनी, बट इट शुड बी सम मेजर इवेंट, ठीक है, जिस न्यूज़ का नेशनल कवरेज हुई हो जिसकी, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स द मुंबई फ्लड्स, इस पे मूवी भी बनी है तो इट इज़ अ बिग डील। तो दोनों में से कोई भी कोई भी मेंशन कर दीजिए, या केरला फ्लड्स मेंशन कर दीजिए, या एनी अदर फ्लड जो आपको याद हो कि इट वाज बिग इन न्यूज़, इट वाज अ बिग डील, तो आप उसको मेंशन करिए अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। अब पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया दैट एम एट टैकलिंग फ्लड्स, ये वाला जो पोर्शन होता है ना डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एनडीएमए एक्ट को अच्छे से पढ़ना, और दैट डज नॉट मीन कि यू पिक अप द एनडीएमए एक्ट एंड स्टार्ट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, वो नहीं करना है। फाइंड अ गुड समरी ऑफ एनडीएमए एक्ट, सी कि हर छोटे बड़ी चीज, हर डिजास्टर को, रिडक्शन को, रेजिलियंस को, मिटिगेशन को कैसे वो लोग मैनेज कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि आपको स्टेप्स लेना चाहिए, एनडीआरएफ की फोर्स क्या कर रही है, एसडीआरएफ की फोर्स क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स अराउंड हैं, बनी हुई हैं हमारे डिजास्टर के अराउंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के अंडर। तो ऑफ कोर्स एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन अर्बन फ्लडिंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपको
क्या करना है उसमें, अर्बन फ्लडिंग मैनेजमेंट प्लान बनाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसीज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है। अब होता क्या है ना कि ये सारी चीज़ें आपको ऐसे भी दिमाग में आएंगी कि यार वाटर हार्वेस्टिंग करवाओ, फ्लड मैनेजमेंट के लिए रिजर्वॉयर वगैरह करो, ऐसे भी आपको दिमाग में आएगा। एंड इट इज़ गुड, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड टू यूज़ कॉमन सेंस एंड लॉजिक एंड राइट योर आंसर्स, बट it is always advisable to back your policies and frameworks वाला part का question with some guidelines or with some authentic document that highlights those guidelines. ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, वर्स्ट केस सिनारियो में यू विल राइट जो आपको याद है। बट अगर आपको याद है कि देयर हैज़ बीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सर्टन बॉडी और सर्टन एक्ट, देन ऑलवेज मेंशन दैट एक्ट, it fetches you more marks. Then अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत न्यूज़ में रहता है, उसकी आपको गाइडलाइंस यहाँ पे 2-3 मेंशन कर दीजिए। देन स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, वो क्या कर रही है अर्बन फ्लडिंग के लिए। एंड देन नेशनल बिल्डिंग कोड, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन फ्लड प्लेन्स में मना है, मैंडेट्स द इंक्लूजन ऑफ स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन न्यू डेवलपमेंट्स, है ना। उसके बाद आप स्पंज सिटी के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, SDG गोल्स के भी बारे में मेंशन कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, कि कैसे इसको यूज़ करके या इस टारगेट को फॉलो करके होलिस्टिक फ्रेमवर्क बना के वी कैन मेक श्योर कि अर्बन फ्लडिंग को रोका जा सके। अगेन अ समरी ऑफ व्हाट यू रोट इन द आंसर। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज talking about dam failures. ठीक है, always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give 2 examples of large dam failures. ठीक है, अच्छा, अब dam failures है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि 2 एग्जाम्पल आपको देना है, तो इंट्रोडक्शन में यू कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट व्हाट डैम फेलियर्स आर। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू स्टार्ट विथ एनी रीसेंट इवेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में जनरली अगर वो आपसे पूछ देते हैं ना कि एग्जाम्पल बताइए, कोई 2 एग्जाम्पल बताइए, तो व्हाट वी डू इज देन कि हम फिर एग्जाम्पल में ही डिस्कस करते हैं। हम इंट्रोडक्शन यूजुअली या तो डिफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं या कुछ डेटा और फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने या तो डैम फेलियर की आप बात कर सकते हो, या आप फैक्ट फाइल अगर यहाँ पे देखो, सो हम बता सकते हैं कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितने डैम्स हैं, ये तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। देन 80% ऑफ दीज डैम्स आर मोर देन 25 years old, raising concerns about structural aging and safety. Total of 227 dams in India have been in operation for about over 100 years and yet they continue to remain functional. इसमें से भी कोई आप 1-2 डेटा उठाइए and use it in your introduction. सारा नहीं, of course, you have to keep the word limit in mind. Now, अब ये क्या है? This is a state-wise number of dams including water constructions. ठीक है, इस मैप को आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बस एक आइडिया लीजिए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डैम्स हैं, एंड कीपिंग दैट इन माइंड, अगर उस स्टेट में डैम फेलियर हो रहा है 1, 2, 3, जितने ज़्यादा डैम्स उतने ज़्यादा डैम फेलियर्स होने के चांसेस है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा डैम फेलियर से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई एक स्टेट है जिसमें रिपीटेडली डैम फेलियर्स हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, एक रफ आइडिया रखिए कि सबसे ज़्यादा डैम्स कौन से स्टेट में हैं, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में डैम्स में रिपेयर की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डोंट गो डीप इन द मैप, जस्ट हैव अ रफ आइडिया। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डैम फेलियर्स। तो अगेन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया, ठीक है, गुजरात में इंटेंस मानसून रेन्स कॉज्ड ओवरटॉपिंग इन ब्रीच, अर्थक्वेक्स हो गया, लैंडस्लाइड्स इनटू रिजर्वॉयर्स हो गया, कोयना डैम, ठीक है, वजौंत डैम डिजास्टर इटली। ओके, सो इन 3 चीज़ों के वजह से, मेजर 3 कॉजेज हैं, इनके वजह से आपका
डैम फेलियर्स हो सकता है, बट दीज आर जस्ट योर नेचुरल कॉजेज। अभी हमने क्या देखा कि कॉजेज की बात करेंगे तो नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक और व्हाट यू कैन से इज मैन मेड कॉजेज के बारे में भी वी विल डिस्कस। ओके, सो तो अगला आपका है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जिसके वजह से डैम फेलियर्स हो सकता है? थोड़ा सा सोचिए, एजिंग डैम्स है, अगर हम उसका ढंग से रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम उसके रिपेयर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुअर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन हो सकता है, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, ऑपरेशनल एरर्स, करप्शन एंड रेगुलेटरी फेलियर्स, ऑब्सोलीट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा एक लाइन का एग्जाम्पल और एक इवेंट, वन इवेंट इज इनफ, नॉट मोर देन दैट। कोई एक इवेंट ऐसा बता दीजिए वेयर बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज देयर हैज बीन अ डैम फेलियर एंड देयर वाज अ डिजास्टर दैट टुक प्लेस। ओके, एंड देन वी टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड। सो क्वेश्चन में आपसे हमसे पूछा है गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो हम उन्हें ये तो बता रहे हैं कि डैम फेलियर हो रहा है, दो हम उनको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम थोड़ा सा उनको वे फॉरवर्ड भी बता दें। नाउ यहाँ पे वे फॉरवर्ड हैज़ बीन गिवन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इतना वे फॉरवर्ड आपको लिखने का वहाँ पे स्पेस नहीं होगा, बट यू कैन ऑलवेज नोट डाउन दिस वे फॉरवर्ड इन योर डैम का 1 पेजर नोट्स, कि अगर डैम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया, चैलेंजेस पूछ लिया, तो उसमें अगर मुझे वे फॉरवर्ड देना पड़े तो इसमें से आप 2-3 वे फॉरवर्ड पिक कर लीजिए, है ना। जैसे रेट्रोफिटिंग हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, ये स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर आपका आ जाएगा। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, कम्युनिटी अवेयरनेस, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, कुछ भी इसमें से कोई 3-4 पॉइंट उठाइए एंड यू कैन ऑलवेज पुट इट इन योर वे फॉरवर्ड। नाउ इस क्वेश्चन में यू सी इवन दो इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, सॉरी दिस क्वेश्चन इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, तो इतना ज़्यादा वे फॉरवर्ड आप नहीं लिख पाइएगा, यू विल रन आउट ऑफ वर्ड्स। बट कंक्लूजन में व्हाट यू कैन ऑलवेज मेंशन इट इन अ फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, या 1-2 लाइन में वे फॉरवर्ड बता दीजिए, ठीक है, एंड देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैकेनिज्म और अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट हमें करना है डिस्कस 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स के साथ। अगेन 2 रिसेंट एग्जाम्पल दिया है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डेटा पता होना चाहिए कि जो डाउनपोर ऑफ रेन है, इट इज ऑफन मोर देन 100 मिलीमीटर्स इन लेस देन एन आवर्स ओवर अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, यूजुअली less than 20 to 30 kilometer square. It can lead to flash floods, landslides and massive destruction, especially in mountain region. Now what causes cloud burst? If you see this, इसको आपको अच्छे से समझना है, डायग्राम बना के अगर बता दीजिएगा तो इट विल बी एक्सेलेंट। कॉजेस थोड़ा सा बताइए एंड साइड में मेक अ डायग्राम कि व्हाट गोज रॉन्ग और व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो इसमें भी आपको पहले मैकेनिज्म बताना है एंड देन अकरेंस के बारे में बात करना है। तो मैकेनिज्म क्या क्या है? नाउ क्लाउड बर्स्ट का मैकेनिज्म इज समथिंग जो आपके ज्योग्राफी का भी पार्ट है ना। आपसे ये ज्योग्राफी में भी पूछ सकते हैं। तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, वर्टिकल विंड कन्वर्जेंस, सडन रिलीज ऑफ मॉइस्चर, रोल ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड मॉनसून विंड्स एंड क्लाइमेट चेंज फैक्टर। और 1 से 2 लाइन में, मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कि इसके वजह से क्लाउड बर्स्ट कैसे हो रहा है ना, हाउ इट इज लीडिंग टू क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट का ऑकरेंस हमको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है एंड दैट इज व्हाई दे हैव पुट अप द क्वेश्चन ऑल्सो। पहले तो टोपोग्राफी एंड ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स हिमालयाज दे एक्ट एज अ बैरियर फोर्सिंग मॉनसून विंड्स टू राइज, कूल रैपिडली, कंडेंस, ट्रिगरिंग हैवी रेनफॉल, ठीक है, जिससे JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये जो है क्लाउड बर्स्ट से बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम उसका टोपोग्राफी और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। देन मॉनसून डायनेमिक्स अगर हम देखें, वेयर वी टॉक अबाउट द इंटरैक्शन बिटवीन साउथ वेस्ट मॉनसून करेंट्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग प्री मॉनसून एंड मॉनसून पीरियड्स क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू वर्टिकल क्लाउड ग्रोथ एंड सडन डाउनपोर। थर्ड है आपका कन्वेक्टिव वेदर सिस्टम, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स
ठीक है, इंडिया में कहाँ मिल रही हैं, एक दो प्लेस, एक या दो जगह अगर आप मेंशन कर दीजिएगा तो दैट विल बी गुड। एंड देन ऑफ कोर्स द क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस, इसके वजह से क्या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कैसे क्लाउड बर्स्ट ऑकर हो रहा है। और दो रिसेंट एग्जाम्पल्स, एक तो उत्तराखंड का क्लाउड बर्स्ट विच ऑकर्ड इन अगस्त 2023 एंड देन लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश 2021 का फ्लैश फ्लड। इसके अलावा यू कैन गिव एनी अदर एग्जाम्पल, जो भी, दो पूछा है तो इसलिए हम दो मेंशन करेंगे। यहाँ हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क वी हैव पिक्ड अप 2 एग्जाम्पल्स, यू कैन यूज एनी 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट हाउ डू यू टैकल दीज क्लाउड बर्स्ट। थोड़ा सा कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड के जैसा आप मेंशन कर सकते हो, डॉपलर रेडार, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपका क्लाउड बर्स्ट को मैनेज करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा अर्बन फ्लडिंग, फिर हमने देखा क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। विल कीप नोटिंग डाउन जो जो डिजास्टर हम करते जा रहे हैं। अच्छा, डू दिस बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वन एक्सरसाइज विच आई विल आस्क यू टू डू व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हर साल का PYQ, स्टार्ट विद द मोस्ट रिसेंट वन एंड देन गो बैक 10 years का आप PYQ देखिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, एंड सी द डिजास्टर्स दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट। कभी कभी होता है कि डायरेक्ट डिजास्टर पे क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा वो तो चलो ठीक है, आपको अपने स्टैटिक पोर्शन से पढ़ना है, बट मेक अ नोट ऑफ ऑल द डिजास्टर्स दैट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। एक पेज पे लिखते जाइए, अगर मान लीजिए 2024 में अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन था तो नोट डाउन अर्बन फ्लडिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2022 में अगर अर्थक्वेक पे क्वेश्चन है तो अर्थक्वेक को नोट कर लीजिए, अभी जस्ट नोट इट डाउन। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि लास्ट 10 साल में किस डिजास्टर के ऊपर कमीशन का फोकस सबसे ज्यादा रहा है और क्यों रहा है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। और इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि इस साल क्या पूछा जा सकता है, या इनमें से ही अगर बार कुछ रिपीट होता है तो यू कैन अगेन मेक श्योर कि इनमें से अगर कुछ भी आ रहा है दोबारा तो मेरे पास नोट्स रेडी रहेंगे इनके, ठीक है। सो moving on to the next question, which is talking about disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help in disaster mitigation in the case of landslides. तो अब हम अपने नोट्स में तीसरा डिजास्टर लिखेंगे, वो है लैंडस्लाइड। हमें दिख गया कि क्लाउड बर्स्ट पे पूछ रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग पे पूछ रहे हैं और लैंडस्लाइड पे भी पूछ रहे हैं, तो हम लैंडस्लाइड भी नोट करेंगे। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होता क्या है, इट रेफर्स टू मेजर्स टेकन टू प्रिपेयर फॉर एंड रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है। प्रिवेंट एंड प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करना डिजास्टर को, उनके इम्पैक्ट को मिटिगेट करना, रिस्पॉन्ड करना और इफेक्टिवली कोप अप करना, ये आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का पूरा एक होलिस्टिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नाउ अब कैसे आप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करते हो, यू स्टार्ट विथ रिस्क रिडक्शन, फिर आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे देखते हो, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो, फिर रिसोर्स प्लानिंग करते हो, कम्युनिटी अवेयरनेस लाते हो और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन लाते हो। एंड देयर इज दिस फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इसको ऐसे ही चार्ट के जैसा अपने नोट में साइड में बना के रखिए एंड रिमेंबर दीज फैक्ट्स विद दीज सिक्लिकल डेटाज विच यू सी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत काम आते हैं, बहुत सारे आंसर्स में यूज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब रोल क्या है हैजार्ड जोनेशन मैपिंग का लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन में, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली लैंडस्लाइड डिजास्टर को लेके बात करना है। तो होता क्या है, इससे थोड़ा सा अगर हम अपना कॉमन सेंस भी अगर लगाएं, अगर थोड़ा आपको क्वेश्चन देख के मान लीजिए आप अगर इंटिमिडेट हो रहे हो कि हैजार्ड जोनेशन मैपिंग क्या पूछ दिया, नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं जानते, नहीं पहली बार पढ़ा, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि
क्या हो सकता है किसी भी चीज़ का मैपिंग करने से, लैंडस्लाइड के एरियाज का मैपिंग करने से, लैंडस्लाइड डिजास्टर मिटिगेशन करने के जोनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्यों किया जा सकता है? थोड़ा सोच के अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि भाई इसका फ़ायदा क्या है कि हम इससे वल्नरेबल जोन्स को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा वेरी हाई, कौन सा हाई, मॉडरेट, लो, नेग्लिजिबल रिस्क वाले एरियाज़ हैं। हम उस हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, प्लानिंग एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज हो सकता है कि जितना सेंसिटिव एरिया वहाँ उतनी कम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन सिलेक्शन हो सकता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड साइट सिलेक्शन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। देन देयर इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जोनेशन मैपिंग इंश्योर्स दैट environmental clearance for infrastructure projects are issued only after evaluating landslide risks, promoting sustainable development। और फिर है इंश्योरेंस एंड कॉम्पनसेशन प्लानिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम्स बना सकती है टू एंड टारगेटेड रिलीफ मैकेनिज्म्स पोस्ट डिजास्टर कर सकती हैं, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन में कि ये सारी चीज़ें करने से अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हो रहा है या किसको फ़ायदा हो रहा है या कि क्या प्रोग्रेसिव स्टेप्स है जो हम ले रहे हैं ये करने पे। इस तरह से आप इस आंसर को कंक्लूड करो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Vulnerability is an essential element of defining disaster impacts and its threat to people. How and what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters. ठीक है। अब now this is not a specific disaster question. This is again a static part का question. ठीक है। static part से पूछा है तो हम आंसर भी इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। Now पहले तो वी विल टॉक अबाउट वल्नरेबिलिटी है क्या, ठीक है। व्हाट इट इज, इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ कम्युनिटी, इंडिविजुअल और सिस्टम इज लाइकली टू एक्सपीरियंस हार्म ड्यू टू एक्सपोजर टू हैजार्ड। इट इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट as the same hazard can have vastly different outcomes depending on the vulnerability of affected population। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हल्का समरी के जैसा लिखिएगा। इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क। इसको नोट डाउन करिए एंड थिंक, ब्रेनस्टॉर्म एज टू हाउ यू कैन समराइज इट इन 3-4 लाइन्स, ओके। नाउ हाउ कैन इट बी कैरेक्टराइज्ड, ठीक है। कैसे आप इसको कैरेक्टराइज करते हो? एक्सपोजर से, सेंसिटिविटी से एंड अडेप्टिव कैपेसिटी से, ठीक है। एंड देन दीज फैक्टर्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। दीज आर द वे यू कैन कैरेक्टराइज देम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें दे आर आस्किंग टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी इन डिजास्टर्स। और क्या क्या टाइप हो सकता है? फिजिकल वल्नरेबिलिटी हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल, इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल एंड कल्चरल, ठीक है। अब इसके वजह से यू सी इसका एक एक डिस्क्रिप्शन दीजिए कि ये इस टाइप की वल्नरेबिलिटी अगर है तो क्यों है और क्या होता है इस वल्नरेबिलिटी में, है ना। जैसे सोशल है तो रिलेटेड टू कास्ट, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी। इकोनॉमिक है तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इस चीज़ को लेके वल्नरेबिलिटी है। और एग्जाम्पल्स, ठीक है। वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कुड बी द माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स। फिजिकल उसमें आप केदारनाथ फ्लड्स के बारे में बात कर सकते हैं। सोशल में दलित कम्युनिटीज़ कैसे इफेक्ट होती हैं, है ना। इंस्टीट्यूशनल में मोरबी ब्रिज कोलैप्स जो हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यू कैन मेंशन एग्जाम्पल्स। कीप नोटिंग डाउन द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम योर डेली न्यूज़पेपर्स एंड यूज देम इन योर आंसर्स, ओके। एंड देन आप इसको कंक्लूजन कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ फेयरली अंडरस्टैंडेबल कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कंक्लूड कैसे करना है, ओके। मूविंग अहेड, describe various measures taken in India for disaster risk reduction before and after signing Sendai framework. How is this framework different from Hyogo framework for action? Now, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये दो फ्रेमवर्क जो हैं, these two frameworks are extremely important.
तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट्स क्या थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि इंडिया ने पहले और आफ्टर इन दोनों सेंडाई फ्रेमवर्क के साइन होने पे इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, एंड हमें सेंडाई फ्रेमवर्क को ह्यूगो फ्रेमवर्क से कंपेयर करके बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों डिजास्टर के बारे में बात कर रहा है बट दोनों क्या बात कर रहे हैं, हाउ आर दीज टू डिफरेंट। नाउ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे UNDRR का भी डेफिनेशन नोट कर सकते हो या आप अपना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का भी डेफिनेशन बता सकते हो कि क्या है। दोनों में से कोई भी आप इंट्रोडक्शन यू कैन यूज, ठीक है। नाउ इफ वी एड्रेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड बाय फैक्चुअल आई मीन वाई, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है कि इंडिया ने पहले और बाद में क्या किया है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुक्का भी लगाओगे तो यू आर गोइंग टू राइट अ वेरी बिलो एवरेज आंसर, ट्रस्ट मी ऑन दिस इज अ वेरी फैक्चुअल स्टैटिक क्वेश्चन। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क, इन सारा जितना भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स है, और अगर इंडिया उसका सिग्नेटरी है तो वी जस्ट कीप इन टच विद द 3, 4, 5 things which India has been doing before this framework and after this framework. How much what are the targets that we as a country have been able to achieve? Okay, तो पहले क्या क्या किया था हमने, पहले हमने प्री 2015 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने बना दिया था, NDMA हो गया था, NDMA अथॉरिटी थी हमारे पास एक ह्यूगो अलाइंड नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 था। अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामीज के लिए मेन स्ट्रीम कर दिया था हमने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, और मॉक ड्रिल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग हमने शुरू कर दिया था करना, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद एक 2016 में नया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लाए हम, फिर हमने एक अपडेटेड हैजार्ड जोनेशन मैपिंग किया है, क्लाइमेट रिजिलियंस इनिशिएटिव्स लिया है, अर्बन रिस्क रिडक्शन किया है, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, कम्युनिटी बेस्ड DRR, सेंडाई अलाइंड मॉनिटरिंग। इसमें से आप कुछ 3-4 पॉइंट्स भी मेंशन कर दो तो इट विल बी इनफ, ठीक है। अगेन आई अंडरस्टैंड कि सारा कुछ एकदम याद नहीं रहेगा, एक एक चीज़ें छोटी, इसमें और भी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे भी शायद हमने मेंशन नहीं की होंगी, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट 4 से 5 पॉइंट्स भी अगर आप याद रखो कि इंडिया ने क्या किया पहले और बाद में, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे डिफरेंस। नाउ इसको प्लीज pause the video, note it down. If you can find some more additional points to add in this, तो वो भी कर लीजिए, वो भी चलेगा, that is also no issue. But this is a very important part, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए दोनों का टाइम पीरियड, दोनों का फोकस किस चीज पे है। ह्यूगो फ्रेमवर्क का फोकस है डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस पे, सेंडाई फ्रेमवर्क का है रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस पे, ठीक है। गोल्स क्या है, 5 प्रायोरिटीज फॉर एक्शन, 7 ग्लोबल टारगेट्स एंड 4 प्रायोरिटी एरियाज है इनका। अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच, इनका है मल्टी स्टेक होल्डर। स्कोप क्या है, नेचुरल डिजास्टर का था सिर्फ, इन्होंने यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स जैसे पैंडेमिक्स को भी इंक्लूड किया है। मॉनिटरिंग इनका लेस रोबस्ट था, यहाँ पे ज़्यादा एडवांस मॉनिटरिंग है। रिस्क ड्राइवर्स फोकस्ड ऑन वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी, इनका अंडरलाइंग रिस्क ड्राइवर्स जैसे पुअर गवर्नेंस पे फोकस था, ठीक है। दिस इज अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ दीज 2 frameworks, ठीक है। And then your conclusion. You can also conclude your answer using both ह्यूगो and सेंडाई फ्रेमवर्क, कि कैसे इन दोनों फ्रेमवर्क के को अगर हम कंबाइन कर दे या इन दोनों फ्रेमवर्क्स के शॉर्टकमिंग्स को हटा के एक बेटर कोऑपरेटिव मैकेनिज्म निकालें टू डील विद डिजास्टर। इस तरह के कंक्लूजन को आप आराम से ये लिख सकते हो। थोड़ा भी क्रिएटिव इन योर कंक्लूजन, जो यहाँ लिख दिया इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वही यूज़ करिए, यू कैन यूज़ योर ओन इमेजिनेशन, यूज़ योर ओन लैंग्वेज, जो भी आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये कंक्लूजन यहाँ होना चाहिए। या कोई भी रिसेंट फ्रेमवर्क अगर इससे रिलेटेड मान लीजिए साइन हुआ हो, जो इन दोनों के फ्रेमवर्क से
जैसा सिमिलर बात कर रहा हो वो भी आप नोट कर सकते हैं. एनीथिंग विच यू फील, जस्ट इट शुड बी रेलिवेंट टू योर क्वेश्चन एंड इट शुड समराइज वट एवर यू हैव रिटन अबव योर कंक्लूजन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक. अब हम अपने नोट कॉपी में अर्थक्वेक भी मेंशन लिखेंगे कि अर्थक्वेक पे भी क्वेश्चन है. Give examples including the salient features of major disaster caused by earthquakes in different parts of India during the last 3 decades. Now, earthquake के साथ क्या है? If you see this map, ठीक है, let me थोड़ा सा इसको zoom वो करते हैं. Now, if we see this map, ये मैप बहुत ही सुंदर बढ़िया से कलर कोडेड है जहां आपको ये इंडिया का सेस्मिक जोन्स बता रहा है. प्लीज रिमेंबर दिस मैप. ठीक है. एंड रिमेंबर कैसे करना है? एक रफ आइडिया रखना है जोन्स का. ठीक है. जैसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जोन 4 और 5 जो है वो कौन कौन से स्टेट्स को रफली कवर कर रहा है. ठीक है. जैसे जोन 5 में आप देखिए यहाँ पे जोन 4 और 5 में इफ़ यू सी एरियाज ऑफ दिल्ली एंड JNK और ये उत्तराखंड वाला एरिया, ये सारे एरियाज ना आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि ये सारा हमारा जोन 4-5 का एरिया है. ठीक है. आपको इतना ज़्यादा कलरिंग करने का ज़रूरत नहीं है अपने आंसर्स में, बट इफ़ यू कुड जस्ट रिमेंबर रफली द एरियाज और द स्टेट्स जहाँ पे ये जोन्स डिवाइडेड हैं. अब जैसे लीस्ट सिस्मिक जोन्स यूजुअली आर द प्लेटो एरियाज, क्योंकि ये थोड़ा से स्टेबल होते हैं. हमने अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है. ये वाला एरिया जो भी है फोल्ड माउंटेन वाला, ये सारा आप देखो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन, दीज आर ऑल वेरी हाईली सेस्मिक जोन्स. सो कभी भी अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आता है और आपसे एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं या जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में बात कर रहा है, ट्राई टू मेक दिस मैप. ओके, ट्राई कि आप ये मैप अपने आंसर में डाल रहे हो. आपको एक रफ आइडिया है कि कौन कौन सा स्टेट्स है कहाँ कहाँ. यहाँ जैसे अंडमान एंड निकोबार में भी अगर आप देखिए देन देयर इज अ वेरी हाई सेस्मिक एरिया. ये सारे आपको पता होना चाहिए. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप. प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट्स. इस मैप को ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा. ठीक है. और अर्थक्वेक ऐसा चीज़ है कि इंडिया में आते ही अर्थक्वेक ऐसे भी हर समय छोटे मोटे झटके हमारे अर्थ के नीचे चल ही रहे हैं. जो मेजर वाले हैं वो हमें पता चल जा रहे हैं. अभी रिसेंटली दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, कुछ महीने पहले दिल्ली में फिर अर्थक्वेक आया था. उसके बाद तो क्योंकि अर्थक्वेक इज अ रिकरिंग इवेंट, तो अर्थक्वेक का डेटा एट हैंड होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 59% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज क्लासिफाइड एज प्रोन टू अर्थक्वेक. ठीक है. सिस्मिक जोन्स क्या हैं अर्थक्वेक का, जो भी हमने इस मैप के थ्रू पढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. मेजर अर्थक्वेक्स जो इंडिया में आ चुके हैं, भुज गुजरात है ना, काठमांडू में एक बार आया था जिसके वजह से इंडिया में कुछ एरियाज अर्थक्वेक के इफेक्ट हुए थे. उसके बाद ये सारे जो हैं अर्थक्वेक्स आपको पता होने चाहिए. अब इंडिया का वल्नरेबिलिटी क्या है अर्थक्वेक में, क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया को अर्थक्वेक वल्नरेबल बनाते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट इज द टेक्टोनिक लोकेशन. ऑफ कोर्स इंडियन और यूरेशियन प्लेट का जो यहाँ पे एक्टिव फॉल्ट जोन बना है, ये हिमालय वाला जो पूरा एक एक्टिव फॉल्ट जोन है हमारा, ये मेक्स इंडिया अ वेरी हाईली वल्नरेबल कंट्री फॉर अर्थक्वेक. दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. दिल्ली जैसे शहर में, गुवाहाटी जैसे शहर में, दीज आर एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक. यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना. देन अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं. जापान में देर आर बिल्डिंग्स विच हैव बीन मेड अकॉर्डिंग टू कीपिंग इन माइंड कि जापान में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, उनकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से हुआ है जो रेजिस्ट कर सके उन सारे झटकों को, है ना. पुअर प्रिपेयर्डनेस नहीं, हर जगह वेल प्रिपेयर्डनेस नहीं है अर्थक्वेक को लेके, और अर्थक्वेक की वजह से सेकेंडरी हैजार्ड्स ट्रिगर हो रहा है. ठीक है. जैसे लैंडस्लाइड्स हो जा रहा है हिमालय में, डैम फेलियर्स हो जा रहा है, सॉइल लिक्विफैक्शन हो जा रहा है, सुनामी आ जा रहा है ना. सो इसके
तो अब इंडिया में कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी है, जोर का अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आने के भी हम वल्नरेबल हो जा रहे हैं, ऊपर माउंटेन एरियाज इतने सारे हैं, वहाँ अर्थक्वेक आएगा, लैंडस्लाइड हो जा रहा है, तो सेकेंडरी हैजार्ड्स भी बहुत हैं अर्थक्वेक के वजह से, इसीलिए वल्नरेबिलिटी फैक्टर इंडिया का बहुत हाई है इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, नाउ मेजर अर्थक्वेक्स क्या क्या हुआ है, ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, 3 या 4 इसमें से अगर आपको अपने क्वेश्चन में लिखना होगा तो 4 से 5 अर्थक्वेक आप मेंशन करिए। अलग से अगर लिख दिया है कि सिर्फ 2 ही मेंशन करिए तो 2 लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 2 नहीं लिखा है तो आपको ऑफकोर्स 2 से ज़्यादा मेंशन करना है। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद मेनली रखना है कि इवेंट क्या था। ठीक है, ईयर याद रखिए तो चलेगा, मैग्नीट्यूड अगर आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, याद रह जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं याद रह रहा है तो इट्स फाइन। ठीक है, ईयर इफ़ यू कैन रिमेंबर इट्स गुड, अच्छी बात है अगर आप उनको स्पेसिफिक ईयर के साथ बताओ। ऑफकोर्स आपको स्टेट पता होना चाहिए। ठीक है, और सेलिएंट फीचर्स ऐसा है कि अगर डायरेक्टली पूछा है तो मेंशन करिए, अगर बहुत ऑब्वियसली सेलिएंट फीचर्स नहीं पूछा है तो नो नीड टू रिमेंबर इट एकदम डेटा बाय डेटा। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज हाईलाइट द कॉमन थिंग्स, कॉमन डैमेजेस दैट हैपन, बट अगर अलग से कुछ हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द सिक्किम अर्थक्वेक, ठीक है, तो इसमें सेलिएंट फीचर्स में क्या लैंडस्लाइड्स भी हुआ है और नेपाल बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी दूसरे इम्पैक्ट हुए हैं, तो ये सब आप थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो। अगर सेकेंडरी हैजार्ड हुआ है कुछ उस अर्थक्वेक के वजह से तो वो आप 1-2 पॉइंट याद रख के मेंशन कर सकते हो, बहुत डीप हर अर्थक्वेक इंसिडेंट के अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, एंड देन वे फॉरवर्ड, कैसे आप अर्थक्वेक को करते हो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्मिक कोड्स, सिस्मिक माइक्रोजोनेशन, देन रेट्रोफिटिंग ऑफ लाइफलाइन स्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, कम्युनिटी अवेयरनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मेन स्ट्रीम डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, इसमें एंड देन यू कैन कंक्लूड। ठीक है, तो एनडीएमए एक्ट में भी देखिए कि अर्थक्वेक को टैकल करने का क्या दे हैव गिवन द स्ट्रैटेजी, यू कैन ऑलवेज कोट दैट ऑल्सो अपने वे फॉरवर्ड में। एंड अर्थक्वेक के केस में एक चीज़ और है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको मटेरियल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो प्लीज़ डोंट गेट लॉस्ट इन दोज मटेरियल्स। अर्थक्वेक इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, सो यू माइट कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन अर्थक्वेक, है ना। डोंट गेट कन्फ्यूज, डोंट गेट लॉस्ट इन दोज मटेरियल्स। क्या कॉजेज हैं अर्थक्वेक का, इंडिया का डेटा क्या है अर्थक्वेक के केस में, सिस्मिक जोन्स, चैलेंजेस क्या होता है, कैसे उनको हम ओवरकम करते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, एनडीएमए एक्ट ने क्या बोला है, इतना काफ़ी है अर्थक्वेक के अंडर पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ coming to the next question which is the various causes and effects of landslide। ठीक है, लैंडस्लाइड हमने पहले भी दोबारा पूछ रहे हैं यहाँ पे, अगेन इसको हाईलाइट करिए, रिपीट हो रहा है तो इट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मेंशन द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको मुश्किल होगी इसको आंसर करने में। लेकिन क्या हम ये क्वेश्चन छोड़ेंगे? नहीं, हम ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि कोई भी अगर लैंडस्लाइड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है तो वो लैंडस्लाइड को मैनेज करने के लिए क्या क्या बोल सकती है। अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता सकते तो कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि क्या इसमें किया जा सकता है, क्या ये स्ट्रैटेजी बोल रही होगी। ठीक है, हो सकता है 1-2 पॉइंट्स आप गलत करके आओ, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 5 में से 3 पॉइंट्स आपके सही होंगे, 4th और 5th पॉइंट आपको थोड़ा रिपीटेड साउंड करेगा, बेटर देन राइटिंग नथिंग। ओके, बट क्योंकि इन्होंने यहाँ पूछा है तो वी विल मेक अ नोट ऑफ दिस एंड वी विल रीड अ लिटिल अबाउट नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जिससे अगर ये डायरेक्टली नहीं भी आता है तो नेक्स्ट किसी लैंडस्लाइड रिलेटेड क्वेश्चन में या कोई ऐसे क्वेश्चन में जहाँ लैंडस्लाइड को लेके हम कुछ एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जाम्पल के जैसा कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लैंडस्लाइड को या तो हम डिफाइन करके बताएंगे कि लैंडस्लाइड क्या है, या यहाँ पे हम एक रीसेंट इवेंट के भी बारे में
बात कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी रिसेंट इवेंट जो लैंडस्लाइड में हुआ हो, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है कॉजेस क्या होता है, तो कॉजेस को अगेन नेचुरल कॉजेस और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के अंडर हम डिवाइड करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर लैंडस्लाइड का कॉजेस इज समथिंग वी ऑल नो, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है। तो ये नेचुरल कॉजेज हो गया इसका, ये इसका एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हो गया। गो जस्ट रीड दिस। अब इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स में है आपका इम्पैक्ट और उसका दिया हुआ डिटेल। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जैसे कि केदारनाथ में हुआ या मलपा लैंडस्लाइड में हुआ। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज। इकोनॉमिक डिसरप्शन, environmental degradation, isolation of communities and secondary hazards, जैसे flash floods, damming of rivers, लैंडस्लाइड, लेक्स, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, तो ये हमको इफेक्ट्स में हमारे आ जाएगा। एंड देन की कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द NDMA। इसमें क्या है, इसमें हम हैजार्ड मैपिंग करते हैं, थोड़ा सा लैंडस्लाइड जोनेशन मैपिंग होता है इसमें, मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग होगा, अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस होगा। सी दीज आर वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डू इन केस ऑफ डिजास्टर ऑल टुगेदर, है ना। तो इसको बस थोड़ा लैंडस्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखिए। देन रेगुलेशन एंड लैंड यूज प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, यहाँ पे जियो टेक्निकल स्टडीज़ हो गया, कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें यू कैन नोट इट डाउन इन योर आंसर। तो इसको सी दिस, इसको एक बार अपने से भी एक बार गो यूज ChatGPT फॉर दीज थिंग्स, या गूगल इट कि समरी क्या है लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का, ठीक है, एंड go about it, give it a little reading, थोड़ा सा समझिए what are the strategies and you will need to write 4-5 points on this, ठीक है। and then you can either end your answer with a quote or you can end with quote और थोड़ा सा उसका 1-2 लाइन में conclusion, ठीक है, कि अच्छा लैंडस्लाइड्स आर नॉट नेचुरल, दे आर रिजल्ट ऑफ पुअर प्लानिंग, ये UNDRR ने बोला है, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर प्लानिंग का मैकेनिज्म हमेशा एट प्लेस रहे, लोगों को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। इस तरह से हम कंक्लूड अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लैंडस्लाइड। तो हमने लैंडस्लाइड देखा, अर्थक्वेक देखा, अर्बन फ्लडिंग देखा और हमने देखा क्लाउड बर्स्ट। इसके अलावा हमने 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे देखे तो डायरेक्टली डिजास्टर, एक पर्टिकुलर डिजास्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट डिजास्टर इन इटसेल्फ, वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में, रिस्क रिडक्शन के बारे में, जो आपके स्टैटिक पोर्शन से कब सिलेबस बनता है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज योर असाइनमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर डिस्कस करना है द रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट of India departing from the earlier reactive approach. This is your assignment. आपको recent measures यहाँ पे करना है। इसके अलावा आपको पुराना earlier जो भी method है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है कि क्या उससे हम different अब कर रहे हैं, ठीक है। So this ends our discussion of PYQs in disaster management. हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, हमने अभी वी जस्ट टारगेटेड 4-5 डिजास्टर्स, विल गो बैक टू द PYQs एंड वी विल सी द अदर डिजास्टर्स दैट आर आस्क्ड, उसको हम नोट डाउन करेंगे और सबके लिए एक सिमिलर स्ट्रैटेजी रखेंगे। पहले हम उसका ज्योग्राफिकल रीज़न समझेंगे कि इंडिया में वो डिज़ास्टर क्यों होता है और इंडिया क्यों वल्नरेबल है उस डिज़ास्टर को लेके, एंड दिस इज़ अ प्रैक्टिस विच यू विल डू फॉर ऑल द डिज़ास्टर्स, ठीक है, कि इंडिया क्यों वल्नरेबल है उस डिज़ास्टर में। अगर कोई डेटा और परसेंटेज है कि इतना एरिया है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में देयर इज़ अ प्रॉपर परसेंटेज ऑफ एरिया विच इज़ वल्नरेबल टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो what are the things that we are going to keep in mind that should be in our notes or that we should prepare when we are preparing disasters in particular, ठीक है। पहले तो of course the first thing is कि आपका वो डिज़ास्टर है क्या एंड कितनी बार आपके PYQ में, वी विल सी दिस थ्रू आवर PYQs, ठीक है। सेकेंडली हम देखेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका वल्नरेबिलिटी क्या है, ठीक है। एनी डेटा रिलेटेड टू इट, कि कोई भी डेटा उसके कि कितने एरिया इंडिया के वल्नरेबल हैं इस डिज़ास्टर को लेके, ठीक है। अब
तीसरा उसका कॉजेस क्या है, क्यों होता है ये, इसमें आपका नेचुरल और मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आ जाएगा। जोग्राफिकल एरिया को भी ध्यान रख, यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जब आप इंडिया का वल्नरेबिलिटी या रिस्क असेसमेंट करते हो किसी डिजास्टर को लेके, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा इम्पैक्ट, कि कैसे इम्पैक्ट होता है। फिफ्थ आपका रहेगा कि आप इसको मैनेज कैसे करते हो, है ना, व्हाट आर द वेज, हाउ डू यू गो अबाउट मैनेजिंग प्री एंड पोस्ट दोनों। डिजास्टर के पहले क्या करना है, अगर मालूम है कि रोक नहीं सकते हैं या अगर पता है कि चेंज किया जा सकता है तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, और अगर हो गया तो उसको कैसे करना है, ठीक है। एंड देन वे फॉरवर्ड, कि और इसमें क्या बेटर किया जा सकता है। और इन सारे मैनेजमेंट को आप एनडीएमए एक्ट से कॉम्प्लीमेंट करिए अपने आंसर को, यूज पॉइंट्स फ्रॉम हियर। इसके अलावा अगर कोई भी डिजास्टर से रिलेटेड एक्ट है या कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस है, जैसे सेंडाई हो गया, ह्यूगो हो गया, इन सब का भी 1 2 3 4 लाइनर्स में मेक अ नोट ऑफ देम इन योर डिजास्टर पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको आपके ये सारी चीज़ें भी आपको आपके स्मैश के मटेरियल्स में मिल जाएंगी। बट वहाँ भी ऐसा है कि द मटेरियल इज़ वेरी होलिस्टिक, यू हैव टू पिक अप एंड मेक योर ओन नोट्स। तो आपके नोट्स में ये 4-5-6 चीज़ें कवर ज़रूर होनी चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डिजास्टर, ठीक है। So we'll end our session here. Please attempt the last assignment question that was given to you, and in the next class we will cover the other remaining GS topics that we have left with. Okay, so thank you everyone, all the best.